जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें देखेंगे संविधान की ये जो प्रस्तावना होती है ये क्या होती है, प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे कब लिखा गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, और ये संविधान का भाग है कि नहीं, और इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, और इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपीएससी में आए हुए हैं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहे यूपीएससी में आए हुए कुछ पुराने क्वेश्चंस, जिसमें से इन क्वेश्चन को हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना, जैसे मान लीजिए कि कोई किताब कोई किताब है, उसमें कई सारे टॉपिक या अध्याय हैं। उसमें से सबसे उस किताब के पहले पन्ने पर उस किताब के बारे में जानकारी होती है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए होते हैं। ऐसे ही संविधान का जो पहला पेज है, पहला, उसको प्रस्तावना कहा गया। उसमें संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान कब लागू हुआ, ये सब जानकारी प्रस्तावना में दी हुई है। और तो ये हमने प्रस्तावना के बारे में देखा। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई थी। विश्व में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में मतलब ये जो प्रस्तावना जोड़ी गई थी, उसके बाद में विश्व के अन्य देशों में जोड़ी गई संविधान। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, कहा जाता है, और ये संविधान का सार होती है। संविधान का सार होती है संविधान का सार होती है। जितने भी संविधान में जितने भी नियम होते हैं, कानून होते हैं, या मूल आदर्श या जो भी मूल अधिकार, उनका निचोड़ होती है, उनका संक्षिप्त रूप ही प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना प्रस्तावना होती है प्रस्तावना होती है। अब हम देखते हैं आगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना को सबसे पहले नेहरू जी ने भारत में, जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो सोचा जा रहा था कि संविधान कैसे बनाया जाए। तो उस पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना गया। उद्देश्य प्रस्ताव को जाना के नाम से, और यही प्रस्ताव आगे जाकर प्रस्तावना बना। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पर ही बेस्ड है, उस पर ही आधारित है। तब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। ये हमारा भारतीय संविधान है, और इसका जो पहला पेज है वो प्रस्तावना है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना में लिखा हुआ क्या है, तो इसको हम देखते हैं। प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है, और इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तारीख क्या है 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में ये सब वर्ड दिए हैं, ये संविधान का संक्षिप्त रूप दर्शाते हैं। ये जो संविधान का संक्षिप्त रूप दर्शाते हैं, और इन सभी शब्दों को हम आगे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना के 4 मूल तत्व, ये जो प्रस्तावना इसके 4 मूल तत्व बताए गए कि सबसे पहले कि संविधान का स्रोत बताती है। संविधान जो हमारा है, संविधान का स्रोत क्या है उसके बारे में प्रस्तावना बताती है कि भारत के लोग ही संविधान का स्रोत है, संविधान के अधिकारों का स्रोत है। संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है,
और प्रस्तावना ये संविधान का स्वरूप बताती है, स्वरूप या प्रकृति बताती है कि हमारा संविधान कैसा है। हमारा संविधान या देश एक संप्रभु देश है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है, राज्य व्यवस्था वाला देश है। और ये संविधान के उद्देश्यों के बारे में भी चर्चा करती है प्रस्तावना। संविधान के क्या क्या उद्देश्य है? न्याय है उद्देश्य, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, ये संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना में बताए गए हैं। संविधान लागू होने की तारीख भी बताती है। ये जो प्रस्तावना है संविधान के लागू होने की तारीख बताती है, वो तारीख थी 26 नवंबर 1949 को। तो अब हम इन सभी शब्दों को विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों को इसका अर्थ होता है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया। जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान बना है, वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा में सब निर्वाचित लोग थे। आज भी हमारे जो सरकार होती है वो चुनी हुई सरकार होती है, जिनको हम वोट देके चुनते हैं, और वो हमारा प्रतिनिधि शासन होता है और उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जाता है। वो वही हमारे लिए नीति का निर्माण करते हैं और नीतियों को लागू करते हैं। तो इसका सोर्स, भारत के संविधान का सोर्स है भारत की जनता। अगला जो वर्ड है हम देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता भारत जो भारत देश है हमारा, भारत अपने अंदर अपने सभी राज्यों में और भारत के बाहर विदेशों के साथ संबंध या किसी कोई अन्य कानून पे अन्य मुद्दे पर चर्चा के लिए भारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है और कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। भारत देश के अंदर और भारत देश के बाहर के मुद्दों पर भारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगला जो शब्द है हमारा समाजवादी। समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद है। एक समाजवाद होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में सभी देश की सभी चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसमें प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका नहीं के बराबर होती है। और लोकतांत्रिक समाजवाद में इसमें सरकार का भी महत्व होता है, सरकार की भी हिस्सेदारी होती है और प्राइवेट निजी क्षेत्र की भी हिस्सेदारी होती है, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। और ये जो समाजवाद का जो शब्द है, जो समाजवादी जो शब्द है, मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया है। तो और ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य होता है कि गरीबी को दूर करना और सभी लोग समान हो, उनको सभी को समान अवसर मिले और अवसर की जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, उनको कम किया जा सके। उसके बाद में अगला जो शब्द है हमारा पंथ निरपेक्ष। ये शब्द भी मूल संविधान में नहीं था, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता। भारत में कई सारे लोग, धर्म जाति अलग अलग वंश के लोग रहते, तो वो सभी अपने इच्छा अनुसार धर्म को मान सकते हैं। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत देश का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है कि भारत सरकार बोले कि हमारा ये हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म है, ऐसा कोई आधिकारिक धर्म है। जैसे पाकिस्तान का जो मुस्लिम धर्म है वो आधिकारिक धर्म है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मानती है कि हमारा एक धर्म है जो
मुस्लिम धर्म है। ऐसा भारत में कोई नहीं, भारत में सारे धर्म और सरकार तटस्थ रहती सारे धर्मों से, सभी धर्म धार्मिक मान्यताओं का आचरणों का सम्मान देती। और कोई भी भारत में राजकीय धर्म नहीं है। सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, और हस्तक्षेप करती भी है तो सकारात्मक हस्तक्षेप होता है। जैसे सबरीमाला जो मंदिर का जो विवाद था, सबरीमाला, उसके बाद में ये जो 3 तलाक वाला मुद्दा था, इसमें हस्तक्षेप किया गया, तो ये सकारात्मक हस्तक्षेप माना जाता है। उसके बाद में अगला जो शब्द है लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते और लोग अपने शासन का चुनाव करते और उसे जवाबदेह बनाते हैं। सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। इसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है लोकतंत्र में, या जनता स्वयं चलाती है, या जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके माध्यम से शासन को चलाया जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, सांसद, विधायक, और ये जाकर नियम बनाते हैं और उन्हीं नियमों के थ्रू देश में शासन चलाते हैं। और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में। तो यहाँ पर जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों जनता के वोट के माध्यम से शासन किया जाता है। और उसके बाद में अगला जो शब्द है, अगला जो है शब्द है गणराज्य। गणराज्य का शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश राज। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में जो राष्ट्रपति होता है, देश का प्रमुख होता है, वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। जिसे हम सांसद, विधायक को चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से उनको चुना जाता है। ये चुनाव के थ्रू होता है। और जो ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति या जो होता है, किंग होता है, वो वंशानुगत पद है। वहां पर ऐसा कोई चुनाव वाली कोई प्रणाली वहां पर नहीं है। चुनाव वाली प्रणाली वहां पर देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में अगला जो शब्द है न्याय। भारतीय संविधान में ये प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय के नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे सामाजिक लोगों के साथ किसी सामाजिक तौर पर जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्थिक न्याय को देखें तो हम इसमें आर्थिक असमानता को दूर किया जाएगा। सरकार आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी। डीपीएसपी में इसका वर्णन किया गया है। और राजनीतिक न्याय की भी बात करता है प्रस्तावना में। तो इसमें राजनीतिक सभी लोगों को, चाहे महिला हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग के, उनको सभी को समान अवसर, राजनीति में भी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद में अगला जो शब्द है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाने वाली सभी प्रकार की स्वतंत्रता, ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, और जिससे देश का विकास। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, और इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं हो। जैसे घूमने की आजादी, स्वतंत्रता है। संविधान में आर्टिकल 19 दिया हो, उसमें कई तरीके की स्वतंत्रता है, जैसे बोलने, घूमने या संघ बनाने की, कहीं भी व्यापार करने की, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में करते हैं। और ये हमारी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद में अगला होता है समानता या समता। संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है, सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को और सभी प्रकार से और सभी स्तर पर समानता देने की बात करता है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, और पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा, और सरकार हर नागरिक को
समान अवसर उपलब्ध कराएगी। जैसे यहाँ पर सरकार सभी को अपॉर्चुनिटीज देगी, जिसको जरूरत होगी उसको उसके अनुसार सरकार सभी को अवसर या सुविधाएं देगी। उसके बाद में अगला जो शब्द है बंधुता। बंधुता, तो हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर नहीं आके। बंधुत्व भाईचारे वाली भावना। जैसे एक शब्द और यहाँ पर राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुत्व। तो भारत में क्या होता, भारत में कई प्रकार की मतलब लोग, जाति, धर्म कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में कई विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो संविधान का उद्देश्य है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। इससे भाईचारा या बंधुत्व को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद में अगला जो हम देखते हैं आगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो संविधान का जो सोर्स है वो भारत के लोग है। संप्रभु भारत, प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत को अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की लेने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक, यहाँ पर चुनी हुई सरकार है, हम प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। न्याय की बात करते हैं तो नागरिकों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और गणराज्य, जो देश का सबसे प्रमुख होता है वो चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि कोई वंश या राज खानदान का होगा। पंथ निरपेक्ष, देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और सभी लोगों को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को अपने विकास के लिए कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों को किस तरह से अमल करे, और कोई अनुचित पाबंदी नहीं है उन पर। समता है, कानून के समक्ष सभी लोगों को समान माना जाएगा और उनको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। समाजवाद का हमने स्वरूप देखा, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बंधुता को देखा था, जो भाईचारे को बढ़ाने वाली भावना है, जिससे देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमने एक बार देख लिया, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब हम देखते हैं कि संविधान का भाग है या नहीं। ये प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग है कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारी संघ केस में 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सबसे पहले 1960 में क्या माना कि संविधान का भाग या अंग नहीं है, इसलिए इसे संविधान संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता। फिर क्या हुआ, एक 1973 में केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में आया और इसमें माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। पहले में क्या माना था 1960 में कि संविधान का भाग नहीं और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, और दूसरी बार 1973 में जब बोला गया था इसमें कि संशोधन भी, ये संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। परंतु जो संशोधन किया जाएगा, किसी भी संशोधन द्वारा मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रस्तावना का, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर को, उसको बदला नहीं जा सकता है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। एन पालकीवाला एक संविधानविद थे या संविधान निर्माताओं में से एक थे। संविधान के जानकार थे। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक और व्यक्ति थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था। और प्रस्तावना के बारे में हम कुछ और बातें देख लेते। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, विधायिका की नहीं है, और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का, मतलब प्रस्तावना जो विधायिका मतलब जो कानून निर्माण करने वाले लोग हैं, प्रस्तावना इसको ना तो कोई शक्ति देती है और ना ही इस पर कोई प्रतिबंध लगाती है। यह गैर न्यायिक, इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकता, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बताया गया। और उसके बाद में हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
परिभाषा से। संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या? सीमित सरकार। दूसरा है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया था? ये क्वेश्चन हमने प्रस्तावना में देखा। तो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, 3 प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो ये एक तो उद्देश्य का हो जाएगा, उद्देश्य का, और दूसरा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी? भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी? तो इसमें से हम देखते हैं कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इनको, इन शब्दों को तो बाद में 1976 में जोड़ा गया था। ये तो दो कट हो जाएंगे, 1976 में जोड़ा गया। यहाँ पे पूछा स्थिति 1950 की थी, ये दो कट हो गए। और ये हमने अभी पढ़ा है प्रस्तावना को, तो 1950 में संविधान प्रस्तावना की स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान की उद्देशिका, संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है तो ये कट हो जाएगा। संविधान का, ये भी कट हो जाएगा, ये आ जाएगा डी। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। इसको न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। उसके बाद में मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये हमने मूल अधिकारों की बात की, तो जो देखने को मिलते हैं, जैसे न्याय की बात करता है और स्वतंत्रता की बात करता है, उद्देशिका में भी देखने को मिलता है, मूल कर्तव्यों में भी देखने को मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलता है। इसका उत्तर आ जाएगा डी। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये मत प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में, उद्देशिका में। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, उसमें शामिल नहीं है? तो हमने अभी देखा था विचार की स्वतंत्रता देखी थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अविश्वास की स्वतंत्रता, ये नहीं था डी, बी नहीं था। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता, आर्थिक न्याय की बात करता है। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात होती है। ये हमने इससे प्रस्तावना के बारे में सभी देख लिया। और प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया और उसमें संशोधन किया जा सकता है। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। कि हमने प्रस्तावना के बारे में सारी जानकारी या सारी चर्चाएं कर दी और इसके बारे में क्वेश्चन जो आए थे वो भी देख लिया। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।